सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सो फ्रेंड्स, हमने हार्ट के बारे में आपको पढ़ाया है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 इसी बालाजी कोचिंग क्लासेस नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को पोषण के बारे में बताने वाले हैं, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो हाई स्कूल में लगभग हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोषण, तो इसको हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि पोषण होता क्या है। तो एक चीज समझिए आप लोग कि सभी जीवधारियों को उनकी आधारभूत आवश्यकता जैसे श्वसन, पाचन, ठीक, परिसंचरण तंत्र, ठीक, इनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं होती रहती है, जो इन जीवधारियों को जीवित रखने में इनकी सहायता करती हैं। तो ये क्रियाएं, हम इन क्रियाओं को कैसे समझ सकते हैं कि कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती है कि जिनके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। ऐसा समझेंगे कि जिनके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है, जीवधारी को जीवित रहने के लिए इन प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, जो जीवधारियों को जीवित बनाने में सक्षम रखती है। इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं, या जैव प्रक्रम कहते हैं, या जैविक क्रियाएं कहते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंग्लिश में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं निम्नलिखित 2 भागों में बांटी गई हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहली क्रिया है उपचयी क्रियाएं, दूसरी कौन सी है? अपचयी क्रियाएं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, और इसको क्या बोलते हैं? अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो पोषण, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जीवधारी को जीवित रहने के लिए या उन जीवधारी को जीवित रखने के लिए कुछ मूलभूत या आधारभूत आवश्यकताएं संश्लेषणात्मक या विखंडित होती रहती है, जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं होगी? उन क्रियाओं को बोलते क्या है? तो उन क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं या जैव प्रक्रम बोलते हैं, और इंग्लिश में मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? तो 2 टाइप्स की होती है, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस, और अपचयी क्रियाएं इनको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो उपचयी क्रियाएं, ये क्रियाएं क्या होती हैं? ये क्रियाएं, इन क्रियाओं के अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या किया जाता है? उपचयी क्रियाओं में सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचयी क्रियाओं में सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित किया जाता है। इसके अंतर्गत इसका उदाहरण कौन सा होगा? इसके अंतर्गत इसका उदाहरण प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला, इसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। अगला है अपचयी क्रियाएं, इसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये क्रियाएं क्या करती हैं? ये क्रियाएं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित कर देती हैं। वो क्या करती है? वो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल में संश्लेषित कर देते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी, इसका उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। अगली है अपचयी क्रियाएं, ये क्या करती है? ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में कर देती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हो गए श्वसन और पाचन। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? इसकी सबसे सरल विधि है, इसको क्या बोलते हैं? अपचयी क्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक। कैटा मतलब कठिन, कठिन मतलब जटिल। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित करने के लिए कौन सी क्रिया? अपचयी क्रिया। उदाहरण इसका पाचन और श्वसन। इसको इस तरह से सिंपल इससे याद कर सकते हैं। कैसे? अपचयी क्रिया तो कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक मतलब काटना या कठिन। तो कठिन यानी कि काटना मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित करना या काटना। और उपचयी क्रियाओं में सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित कर देना। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। पोषण, उपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया मतलब एनाबॉलिक और अपचयी मतलब कैटाबॉलिक। ठीक, आगे हम बात करते हैं पोषण के बारे में। तो इस पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पोषण यानी कि भोजन, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो सिंपल सी बात है,
ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन हम भोजन क्यों करते हैं? शरीर के मतलब दैनिक या गतिविधि या मतलब दिन भर का जो भी काम काज होता है, जो भी कार्य होता है, उन सबको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो भोजन की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? कि हम अपने दैनिक कार्यों को क्रियान्वयन मतलब अच्छे तरीके से कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करना, जो किसके द्वारा होता है? जो भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन्स के कारण होता है, जिससे मतलब शरीर के टूटे फूटे अंगों की या ऊतकों की, टिश्यू की क्या होती है? मरम्मत होती है। ठीक। अगला है रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? भोजन से या भोज्य पदार्थों से। ठीक। अगला है शरीर की वृद्धि। शरीर की वृद्धि ये किसके द्वारा होती है? ये भोज्य पदार्थों यानी कि पोषण के द्वारा होती है। तो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, दूसरा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, फिर शरीर में हुए टूट फूट की मरम्मत के लिए, अगला शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक, ये 4 बातें हो गई। फिर अगला है पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के प्रकार पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी पोषण, एक होते हैं विषम पोषी। तो इसको समझते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? इसका अर्थ साफ साफ हमको पता चला शब्दों से कि स्वपोषी पोषण मतलब स्वयं को पोषित करना, मतलब वे जीवधारी या जीव जो अपने स्वयं के द्वारा अपना पोषण करते हैं या अपने आप भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो कैसे कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अगला विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों पे मतलब स्वपोषी पर या अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषम पोषी पोषण। मतलब स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और विषम पोषी पोषण जो स्वपोषी पोषण वाले जीवों पर या अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इनके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। तो स्वपोषी पोषण में पृथ्वी पर अधिकांशतः पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पाए जाते हैं। स्वपोषी भोजन में संश्लेषण की क्रिया, मतलब भोजन में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही भोजन बनता है ना, तो भोजन में संश्लेषण की क्रिया 2 प्रकार के माध्यम से होती है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा कौन होता है? रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ पेड़ पौधे या जीवधारी प्रकाश संश्लेषण मतलब कि जल और पर्णहरित के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से H2O यानी कि जल, इनको मिला करके अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते, तो कैसे कहलाते हैं? वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी के अलावा रसायन संश्लेषी। तो रसायन संश्लेषी कौन से होते हैं? जो मतलब कि जीव पानी का उपयोग ना करके उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं? रसायन का उपयोग करते हैं। रसायन का उपयोग करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो रसायन संश्लेषी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं नाइट्रोजन करण जीवाणु। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं स्वपोषी पोषण के बारे में जैसे बताया कि प्रकाश संश्लेषी, तो ये पादपों में क्रिया होती है, तो ये
क्रिया कैसे होती, इसका क्रियान्वयन कैसे होता है प्रकाश संश्लेषी क्रिया का, और इसको पादपों के बारे में मतलब बताया कि भोजन पादपों में कैसे बनता है। और इसके बाद उसी में साथ में हम विषमपोषी पोषण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।